Do you remember what is the last thing we studied? Yes, I wasn't available in the last class. Oh, you was not here. Okay. So what the last thing you studied? आपने लास्ट क्या क्या चीज पढ़ी थी? Do you remember? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया. अच्छा चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, जब तक ये बच्चे दो से ज्वाइन करते हैं ना, तब तक हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर बिजनेस के पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप जो है ना ये आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम आएगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो एडवांस में आप पढ़ के और जो चीज है हम पूछ लेंगे इसके अंदर, और जब कुछ चैप्टर हमारे हो जाएंगे, अभी मैं उसके बाद में एक्सरसाइज आपको दे दूंगा, कुछ एमसीक्यू दे दूंगा, कुछ इसकी केस स्टडी दे दूंगा करने के लिए। और जब 4-5-6 चैप्टर हो जाएंगे, तब इस पोजीशन में होंगे कि हम 5 से बड़े कुछ क्वेश्चन उठा सकें, ठीक है? जी सर. अच्छा, तो हम चैप्टर 2 में, तो ये बहुत आसान है चैप्टर है, और हम इंशाल्लाह जल्दी से कोई लीक करते हैं जब तक ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है आपके पास स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 2 आपके पास ये बुक है ना? जी है. चलो ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर आपको शायद पता होगा। जो आपको पता है हम जल्दी जी से निकल जाते हैं, और नहीं पता तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ये पता है आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो है? जी पता है. चलें ग्रेट। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर भी पता है आपको? हाँ जी. चलो ठीक है। अच्छा, हम जो हम पढ़ेंगे डिफरेंट लीगल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है? वो आपको हम नहीं पता, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप वगैरह इसके अंदर वो पढ़ा था आपने, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप? जी. चलो, इसका मतलब चैप्टर तो पूरा आपको आता है, लेकिन तो जल्दी करते हैं। यहाँ पे ये प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है? सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी का मतलब जो एक्सट्रैक्ट करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज, और प्रोडक्शन। सेकेंडरी सेक्टर जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड जो है ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम अगर, अच्छा किसी भी जो ये आपके पास पिक्चर नजर आ रही है आपको, तो ये आपकी प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है, ये जहाँ पे गारमेंट करता है, और ये सर्विसेज प्रोवाइड, होटलिंग वगैरह सब चीज क्या है, ये टर्शरी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये देखें आपके पास जो ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है, जब भी कोई कंट्री अगर जो डेवलप्ड हो जाती है, और या डेवलप हो रही होती है, तो उसका इंडिकेशन ये होती है, तो उसका सबसे कम सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे होता है, और हाईएस्ट जो है वो उसका टर्शियरी सेक्टर पे होता है। ये इसकी इंडिकेशन है कि प्राइमरी से ये रिफॉर्म होती है इसके ऊपर, सेकेंडरी पर, सेकेंडरी से क्या होती है, टर्शियरी पर जाती है। यानी कि अगर बेसिक कोई अगर बहुत ही गरीब और जो अफ्रीकन अगर आपको अंडर डेवलप कंट्री मिलेगी, तो मैक्सिमम आपको जैसे गाना है अफ्रीका के अंदर, तो ये गाना के अंदर मैक्सिमम जो है आपको मिलेगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब कोई वो फार्मिंग की भी होगी इन्होंने, ये जो है ना वो क्या कहते हैं उसके कैटल फार्मिंग होगी या दूसरी फार्मिंग होगी, वो आपको ज्यादा मिलेगी वहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद और जो टर्शरी जो है ना वो कम होगा। हाँ, लेकिन जब चाइना थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा डेवलप है, तो आपको ये प्राइमरी सेक्टर इसको 40 से कम है, और उसके बाद जो है ना सेकेंडरी सेक्टर है जिसके पास इससे ज्यादा है, 32% जो है ना आपका वो है टर्शरी है, सर्विसेज। चाइनीज के अंदर देखें सिर्फ 2% जो है प्राइमरी सेक्टर है इनके पास, और 79% टर्शरी है। यानी इन 3 कंट्री के अंदर दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? तो ये इंडिकेशन होती है कि अगर कोई कंट्री या कोई रीजन इवन कि अगर सबसे ज्यादा जो है ना उनके पास सर्विस परसेंटेज वाइज अगर सबसे ज्यादा जो है वो इंगेज है और सर्विस सेक्टर के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत डेवलप्ड है। और अगर वो प्राइमरी सेक्टर में अगर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो लेस डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है? इसी तरह फिर फॉर्म होती है, जब 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 कोई भी कंट्री अगर डेवलप हो रही होती है, तो वो आस्ता आस्ता प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ वो रिफॉर्म हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, ठीक है? ये हमने ये इसके अंदर सब यही लिखा हुआ चेंज इन एक्टिविटी, ये आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद हमने इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हुई तो डिस्कस कर लेंगे। उसका बेनिफिट्स हैं,
लेकिन जब आउटपुट बढ़ती है फिर आपके पास जो है ये सब किसके बेनिफिट आपके दिए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। तो अगर डिफरेंट चीज हो तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बेनिफिट भी होते हैं और उसके प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है। बेनिफिट मतलब जाहिर है जब आपके जब प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको जो है ना वो अच्छी जो है ना वो आपका प्रोडक्ट अच्छी तो मिल रही होती है, थोड़ी सी आपके पास डेवलपमेंट हो रही होती है। प्रॉब्लम ये हो रही होती है जब आप सारे फार्मिंग से काटते हैं तो एनवायरमेंट का इशू आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। बालक और फिर आपके प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक से दूसरे सेक्टर पे जा रहे होते हैं तो फिर आपको स्किलफुल लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा स्किलफुल लोगों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये इससे और भी एडवांटेज है, उसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो इशू है इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। प्राइवेट से पब्लिक एंड प्राइवेट है आपको ऑलरेडी पता है। बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, बिजनेस ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर मिक्स इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। और उसके बाद आपके पास कमांड इकोनॉमी। देखें ये जो आपके पास जिस कंट्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होता है, सिर्फ कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता, यानी बिजनेस ओन कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, वो कहलाती है फ्री मार्केट इकोनॉमी या सिंपली मार्केट इकोनॉमी। इसी तरह अगर बिजनेस ओन एंड कंट्रोल बाय इन अ पर्टिकुलर कंट्री ओनली बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी और गवर्नमेंट इकोनॉमी। एक ही बात है तीनों का, प्लान इकोनॉमी, गवर्नमेंट इकोनॉमी या पब्लिक इकोनॉमी। इससे क्या कहलाती है, ये कहलाती है ये मतलब ये बिजनेस ओन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अच्छा, कुछ दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि 100% जो है मार्केट इकोनॉमी या 100% गवर्नमेंट इकोनॉमी, बेसिकली मिक्सचर होती है और वो कहलाती है मिक्स इकोनॉमी। यानी कि कुछ सेक्टर जो है ना वो एक आपके पास गवर्नमेंट के पास होते हैं जो ओन एंड कंट्रोल करते हैं, और कुछ होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये कहलाती है मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम अगर इस पे आए तो इलीगल सेक्टर में आया था सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब होता है वन ओनर, वेरी सिंपल, यानी बिजनेस इज ओन्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। इसके सब एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे सारे आपको नजर आ रहे हैं। ये आपकी टोटल स्ट्रक्चर है। प्राइवेट सेक्टर में ये होते हैं, सोल ट्रेडर होता है, और उसके बाद पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप का मतलब 2 to 20 पीपल अगर ओन करें बिजनेस को तो वो कहलाता है पार्टनरशिप, ठीक है। और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होती है, इसमें क्या होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कनिया, कि आपको पता है लिमिटेड लाइबिलिटी क्या मतलब होता है? बता सकते हैं यार? जी सर। चलो अच्छा, ठीक है। यानी कि अगर लाइबिलिटी आपको पे करनी है तो नॉट ओनली बिजनेस, ओनली यू हैव टू पे फ्रॉम बिजनेस रिसोर्सेज। वेरी गुड, शाबाश। ये तो अच्छी बात है, तो हम कर लेंगे। पार्टनरशिप का 2 से 20 इस इन सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं। एक होती है, अच्छा ये आपको डिफरेंस पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का? आप समझाए जी, सर, आप बताएं। अच्छा मैं बताऊं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो है ये कैन सेल दियर शेयर और इशू दियर शेयर टू प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी फ्रेंड एंड फैमिली को। दे कैन नॉट एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो ये आम पब्लिक को शेयर सेल नहीं कर सकते, यानी जिसको वो जो नो जानते नहीं है वो। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, इट इज फॉर ऑल, दे कैन गेट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, दे कैन सेल टू एनीवन इन द इकोनॉमी, ठीक है। इवन के विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, दे कैन सेल टू एनीवन, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर जो सेल होते हैं, दैट वे इट इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पीएलसी है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी इसकी इसके जो अब आप रूल्स एंड रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट के हिसाब से करें तो सोल्जर विजिट बहुत ही फ्यू रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए छोटी सी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ी सी उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप जाए तो उसकी थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है। अब पब्लिक ट्रेड में सबसे ज्यादा होती है कम्पेयर टू सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि इसमें आम पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ये गवर्नमेंट बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो है ना, जो आपके रूल्स ऐसे होते हैं कि पैसे जो है ना वो, इसका मतलब किसी चीटिंग ना हो सके, ऐसा ना हो कि सब पैसा लेके वो गायब हो जाए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि उसकी सारा जो मनी है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा फायदा ये पब्लिक कंपनी को भी इसलिए होता है क्योंकि अगर अगर इनके ऊपर उनको ट्रस्ट हो लोगों को, तभी इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो डाउटफुल हो गया, पता है हमारा पैसा, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है, तो अगर जो ऑनर जिन्होंने बिजनेस पहले स्टार्ट किया वो तो अगर पैसा लेके चले जाते हो, तो फिर क्या होगा कि अगर ये उनके अंदर ये डाउट रहा तो दे विल नॉट इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये ना सिर्फ लोगों के लिए नुकसानदेह है, पैसे चले जाएगा, बल्कि उस कंपनी जो पब्लिक कंपनी के लिए भी नुकसानदेह है, या दूसरी के लिए। अगर एक बंदा, अगर एक पब्लिक कंपनी किसी का चीटिंग करके पैसे लेके चली जाती है, तो फिर बाकी लोगों को जो है ना, वो सारी तमाम पब्लिक कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस के अंदर आ रही होती है वो नहीं आएगी, वो नहीं करेंगे, तो भाई डाउटफुल हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जिससे कि जो इन्वेस्टर है, जिसने इन्वेस्ट की पैसा किया हुआ है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो सिक्योर रहता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब एक और चीज है कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव शायद आपको नहीं पता होगा, मैं कोऑपरेटिव बेसिकली होता है जब वो ये रिटेलर कोऑपरेटिव, होलसेलर कोऑपरेटिव, और जो है वो वर्कर्स कोऑपरेटिव। बेसिकली ये होता है कि जो अगर वर्कर सारे मिलके एक अपना जो है ना, अपने अपने बेनिफिट के लिए कोई बिजनेस शुरू कर दें, वो कहलाता है वर्कर्स कोऑपरेटिव। यानी कि जो लोग हैं किसी कंपनी के फॉर्म में, जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और या किसी भी वजह से स्टार्ट कर सकते हो, या तो वो उन्होंने कहा कि हम तो सारे स्किलफुल, हम सारा काम करते हैं और मैक्सिमम जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो जो आपको ऑनर वो लेके चले जाता है। तो अगर सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस करेंगे, हम सब खुद काम करेंगे, ठीक है, तो ये कहलाता है कोऑपरेटिव। अगर रिटेलर है, क्या जैसे छोटे ने आपने देखा होगा आजकल पाकिस्तान के अंदर जो सुपर स्टोर और जो है ना बड़े बड़े स्टोर का डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है, ये पहले तो बहुत दूर दूर से तो लोग, फिर भी जो छोटे छोटे जैसे जो हम नियर बाय हमारे घर के पास होते थे, हम उससे परचेजिंग करते थे, अभी भी करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सोल ट्रेडर ही होता है, छोटे छोटे बिजनेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन होता क्या है, जी बदरिया, हाउ आर यू, कैसे आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अल्लाह का सलाम। अब देखें ये सारा जो टाइम था ना, ये असल में वलीद ने स्टार्ट किया था। वलीद मेरा ख्याल है शायद कोई, मेरा ख्याल उनके घर में किसी की ना, वो बता रहे थे शायद किसी की डेथ हो गई थी, तो वो पिछली क्लास भी अच्छा कर, हाँ। तो अब ये 9 बजे का टाइम उन्होंने ही कहा था कि 9 से 10 कर लेते हैं, लेकिन शायद किसी वजह से शायद वो नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह वो। अच्छा, हमने जरिया था, आपको याद है चैप्टर 6 सेकंड हमने कर लिया था ना? जी सर। हाँ, मैं थोड़ा सा, मैं ना ये गाने को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर, आपके आप भी, आपके लिए रिवीजन हो जाएगी फिर इंशाल्लाह, ठीक है सर, करें ठीक है। करें सर, कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे कोऑपरेटिव, पढ़ रहे थे इसके अंदर। तो कोऑपरेटिव के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कि अभी जो रिटेलर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, इवन की मैन्युफैक्चर कोऑपरेटिव, यानी कि जो कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन जो भी मिलके कर रहे होते हैं वो उसका नाम से मंसूब हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, सब मिलके अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये अपने साथ वो कॉपरेट करते हैं, ठीक है, मिलके उसको, ऐसा बिजनेस क्या कहलाता है, कॉपरेटिव। लेकिन फर्क क्या होता है, अगर हम इसको देखें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कॉपरेटिव में, फर्क क्या होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर जो होता है, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जितने आपके पास शेयर्स हैं, उतने आपके पास वोट हैं। यानी एक बंदे के पास अगर 90% शेयर है, तो वो एक, और बाकी बहुत से लोगों के पास अगर टोटल मिला के 10% शेयर है, तो 90% वोटिंग राइट जो है वो जिसके पास है, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर। लेकिन कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव में क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट, आपकी इन्वेस्टमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसको रीड पूरा करना है आपको, और उसका जो एडवांटेज है सारा पढ़ लीजिएगा। इसमें जो इशू आ रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न, याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमने सब ये हमने अच्छा 2 पॉइंट जो चीजें होती है, मेमोरेंडम एसोसिएशन और ये कंपनी की बात हो रही है।
दो डॉक्यूमेंट बड़े होते हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा सर, सॉरी आपको दरमियान में काट रहा हूँ। लास्ट टाइम ना मैं पूछना भूल गया था कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेशन। अच्छा, कॉर्पोरेशन बेसिकली जो है ना वो हमारा ब्रिटिश अगर हम देखें ना, तो ब्रिटिश में बेसिकली जो आपने जो कॉर्पोरेशन देखा होगा, जो अमेरिकन जो वर्ड यूज करते हैं कॉर्पोरेशन, ठीक है, कोई वो कोऑपरेशन नहीं, तो कॉर्पोरेशन होता है वो, ठीक है। तो वो कॉर्पोरेशन जो है वो ब्रिटिश का अगर देखा जाए तो ब्रिटिश में कॉर्पोरेशन जो है ना, जो पब्लिक सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो कॉर्पोरेशन होती है। और अगर आपके पास अमेरिकन से पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कॉर्पोरेशन बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ही होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ब्रिटिश की अकाउंटिंग की पढ़ रहे हैं, तो जब आपके पास जो है ना, जैसे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो लोकल सिटी गवर्नमेंट में ये काम कर रही होती है, ठीक है, छोटी छोटी कॉर्पोरेशन काम करती होती है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है, पब्लिक सेक्टर में होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अच्छा, मेमोरेंडम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ये उसके अंदर के लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी के अंदर। वो क्या होते हैं कि ये होते हैं बेसिकली स्टेट द नेम ऑफ दी, आउटसाइड से जो लिंक होता है, यानी कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, इसके जो है ना वो मैक्सिमम जो कैपिटल कितना है, ये बेसिकली किसके लिए होता है, जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए होता है कि कंपनी किस जगह पे कहाँ लोकेट करती है, कहाँ पे एड्रेस है, कहाँ पे इनका हेड ऑफिस, कहाँ पे इनकी ब्रांचेज हैं, कहाँ कितना शेयर कैपिटल है, ये सब जो है ना, ये सारी लिस्ट किसमें लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन जो इंटरनल उसके लिए होता है बेसिकली, ये इसमें क्या डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनल आपके वर्किंग के बारे में बता रहा होता है, कि आपके पास जो है वो डायरेक्टर्स के नाम क्या है, प्रोसीजर क्या है, मीटिंग के जो अगर कॉल करने से प्रोसीजर क्या है, इस किस्म की सब चीजें इसके अंदर दी हुई होती है, ठीक है ना। सारा जो आपने शायद ये वर्ड सुना हो, आपने बहुत सुना होगा, एसओपी सुना होगा आपने, ठीक है ना, आजकल बहुत कॉमन है एसओपी, एसओपी, ठीक है। ये समझते इसका मतलब क्या होता है, कोरोना के हवाले से अक्सर जिक्र आता है एसओपी, एसओपी को फॉलो करें, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे, अगर किसी को पता है तो। सर किस चीज का मतलब? एसओपी, एसओपी अगर होता है ना, अक्सर कहते हैं यार एसओपी, एसओपी लिखा है, एसओपी को फॉलो करें, एसओपी को फॉलो जी करते हुए। सर, जी ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है। जी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेसिकली ऐसे ही होता है, इसका मतलब सर्टेन प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सबसे पहले आपको जो है ना वो आपको जो है वो आपको मास्क पहनना है, ठीक है ना, और जो गेट कीपर है जो आपके, वो आपके जो है ना वो आपको ये पूरा ये प्रोसेस है पूरा, तो वो अगर वो करेगा, आपके जो है ना वो आपको क्या कहते हैं उसे, टेम्परेचर चेक करेगा, फिर अंदर जाएंगे, सैनिटाइजर आपको देगा, तो अंदर जाके जो फिर आप सारा जो ना, ये सारा ये कहलाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि स्टेप बाय स्टेप जब पूरा बताते हैं, पहले ये करना है, पहले ये करना है, करने पे फोन में बैठेंगे और किसी चीज को हाथ दिलाएंगे, आप मास्क मुस्तकिल पहने रखेंगे, ठीक है ना, आप 6 फीट का फासला रखेंगे, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसे कहते हैं एसओपी, ठीक है ना। इसका हर एक का ख्याल रखें, ये तमाम चीजों को फॉलो करना, फिर आगे अलाउ होता है। स्कूल के अंदर में था तो कहते हैं कि भाई डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, ये पूरी लिस्ट होती है पूरी, ठीक है ना। स्कूल के अंदर आप तो गेट कीपर पे होगा, गेट कीपर पका था, मास्क करना होगा, गला हाथ में ग्लव्स करना हुआ होगा, और जो वो टेम्परेचर चेक करेगा, अगर किसी का टेम्परेचर जो है वो मोर देन 100 है तो ही विल नॉट बी अलाउड। ये सारे 1 2 3 4 5 6 प्रोसीजर सारे हैं, ये आपको फॉलो करना है। इसी तरह आपके पास जो है किसी कंपनी के फर्म के अंदर ये जो इंटरनल जो होती है सारे प्रोसेस के बारे में सबको पहले से पता होता है, और वो कहलाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये क्या होता है कि आपके डायरेक्टर के नाम कौन है, कौन डायरेक्टर है, और वो कैसे, उसके कैसे क्या क्या उसकी ड्यूटीज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके अलावा ये है कि आपके पास जो है, अगर आपके पास जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनुअल जनरल मीटिंग का तो मतलब होता है कि हर साल कोई हमें मीटिंग कॉल करते हैं शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, उनको कॉल करते हैं, और फिर उनकी बाकायदा वोटिंग होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई अगर 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 वो चाहे तो
जो अगर वो जो पुराने वाले जो आपके पास वो है शेयर होल्डर है, वो उसको दोबारा इलेक्ट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको इलेक्ट ना करें, किसी को और को इलेक्ट कर लें। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द शेयर होल्डर। अगेन शेयर होल्डर पे का मतलब ये है कि जो भी जितने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जितने शेयर उसके पास है, उतना ही उसके पास वोटिंग राइट है। ठीक है जी। तो आर्टिकल एसोसिएशन और क्या कहते हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं किसी फर्म के लिए, मतलब ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के। ठीक है। अच्छा, इसमें अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी कोऑपरेटिव आ गई। अब कोऑपरेटिव, अच्छा ये कोऑपरेटिव भी प्राइवेट सेक्टर में, हम ये तमाम जो है ना, जैसे अभी जरियाब ने पूछा कि कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन हमारे पास जब पब्लिक सेक्टर में ना, तो प्राइवेट सेक्टर में तो ये इसमें नहीं आते, इसलिए आपका ये भी कोऑपरेटिव भी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट ही है। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखिए एग्रीकल्चर रेगुलर ये जो है, देयर आर वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सम कंट्रीज स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड रिटेलिंग। ठीक है ना, एग्रीकल्चर का मतलब अगर बहुत से गांव में लोग मुझसे लोग काम कर रहे हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने सब मिला के कॉपरेट कर लिया, सब मिलके एक साथ काम करेंगे। ठीक है, अगर इसमें इसमें वर्कर कोऑपरेटिव भी होते हैं, वर्कर ने मिसाल हम अपना बिजनेस करेंगे तो वर्कर कोऑपरेटिव हो जाएगा, अगर होलसेलर है तो होलसेलर कोऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन रिटेलर और एग्रीकल्चर इज वेरी कॉमन, वो भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। तो इसमें बता रही एग्रीकल्चर जो है ना, जैसे छोटे छोटे लोगों के पास लैंड है, चाचा होगा तो जो वो 4-4 5-5 एकड़ के लोगों के पास लैंड है, तो सब अगर वो सारे अगर वो 100 एकड़ पे के जिम्मे अगर 20 लोग छोटी छोटी उनके पास है लैंड है, अगर सारे कंबाइंड हो जाएं तो उससे उनको फायदा, सबको फायदा होगा, क्योंकि एक जगह ही उनकी सारी प्रोडक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सबके लिए, जो जो सीड्स वगैरह इजीली परचेज कर सकते हैं, जो वो जो दवाइयाँ जो उसके बाद जो प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वो वो एक सस्ती मिल सकती है, या होलसेल लेंगे सस्ती पड़ेगी। उसके अलावा ये कि किसी एक्सपर्ट को हम मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं कि भाई पर एकड़ यील्ड बढ़ाई जा सकती है। दिस ऑल द बेनिफिट दे गेट इफ दे कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के होती है तो वो क्या कहलाती है, कोऑपरेटिव। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, जहां कंफ्यूजन ये बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने आपको जो कहा था ना, ऑल मेंबर हैव वन वोट एट इंपॉर्टेंट मीटिंग, प्रॉफिट और शेयर इक्वल, ये दो इंपॉर्टेंट बातें जो इसको डिफरेंट करती है किससे, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में आपका जो वन वोट, सॉरी वन शेयर वन वोट होता है, इधर मेंबर जो इम्पोर्टेंट है, एक बंदे का कितने पैसे उसको लगाया हो। अच्छा कितने पैसा लगाया, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये पहले से डिसाइड होगा कि प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली होगा। लेकिन जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, वो यू विल गेट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर शेयर होल्डिंग, यानी कितने शेयर आपके पास है उसके हिसाब से। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर जो प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर का मतलब बताती देती है कि अब इतना दे रही हो, अगर वो वन वोट पे अगर वो $1 दे रही है फॉर एग्जांपल, एक शेयर पे $1 अगर दे रही है, तो क्या होगा कि वो जितने शेयर आपके पास हैं, जिसके पास ज्यादा शेयर है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसके पास कम है उसको कम मिलेगा। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव दे गेट इक्वली प्रॉफिट शेयर इक्वली, जितने पैसे भी आपने लगाया, जितने भी आपके पास लैंड है, लेकिन यू विल गेट दी प्रॉफिट इक्वली। ठीक है। अच्छा इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे मैंने बाइंग इन बल्क मैंने तो कहा था, छोटा सा एडवांटेज था। इसके अलावा बहुत पोल मैनेजमेंट, बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है, सारा ना पढ़ लिया, बहुत सिंपल और इजी है कि आपके पास कॉपरेट करने का फायदा है। ठीक है, और मेरा ख्याल है जरिया हमने फ्रेंचाइज नहीं पढ़ी थी शायद। जी सर, फ्रेंचाइज से स्टार्ट करना था, फ्रेंचाइज नहीं पड़ी। चलो ठीक है, फ्रेंचाइज से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंचाइज बेसिकली क्या है, फ्रेंचाइज सॉर्ट ऑफ लाइसेंस है, जिसे कोई अगर कोई वेल नोन ब्रांड अगर है, तो उसके वो जो क्या करता है, किसी को भी वो ऑफर करता है कि हम पब्लिक जो है उसके फ्रेंचाइज उससे ले सकते हैं, यानी कुछ उसको कुछ अमाउंट दे और वो अपना बिजनेस कर लें। अच्छा इसमें दोनों का फायदा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम पढ़ें डेफिनेशन क्या है, फ्रेंचाइज इज नॉट स्ट्रिक्टली अ फॉर्म ऑफ लीगल स्ट्रक्चर फॉर अ बिजनेस, बट इट इज अ लीगल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फर्म। बिल्कुल देखें, लीगल कॉन्टैक्ट बेसिकली है। इसका मतलब हुआ कि कॉन्टैक्ट होता है कि आप बिजनेस करेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत जो है ना वो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। क्यों?
क्योंकि अगर जो है तो और उसी नाम से बिजनेस कर रहा होता है, जैसे अगर किसी ने जो फ्रेंचाइज है, सॉरी जो आपके पास KFC है, मैकडोनल्ड है, या आपके पास ये जो है सबवे है, ये और भी स्टारबक है, ये बड़ी बड़ी फर्म की जो है ना, यहाँ पर अगर आपने उसकी वो ली लाइसेंस लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि देखें, अगर आप KFC जाते हैं और KFC में जाके अगर आपको कुछ लो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है या खराब मिलती है आपको, तो आप क्या करेंगे? आप क्या बोलेंगे? ये तो बोलेंगे पाकिस्तानी, आप बोलेंगे KFC। और KFC जो है ना, वो सब जगह एक है, ठीक है, क्योंकि उसके नाम से चल रही है, KFC है ना, तो KFC का नाम जो है वो आपका बदनाम होगा। तो क्या होता है कि वो, आपको शायद पता हो या नहीं पता, ये इतनी इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है कि इवन के समटाइम कहते हैं कि जो ये पिज्जा हट है, इसका कहते हैं वो डफ के लिए जो आपका आटा आता है ना, वो भी यूएसए से आता है, इतनी ज्यादा से। और आपने देखा होगा तमाम जो इनकी जो जो आउटलुक है वो सेम है, और जो प्रोडक्ट है उसकी भी सेम है। यानी कि आप कराची से लेंगे, इस्लामाबाद से लेंगे, आप आपने उससे लें, हाँ, कंट्री टू कंट्री वेरी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। कंट्री टू कंट्री वेरी हो सकता है कि उनके पास प्रोडक्ट रेंज है वो कम ही ज्यादा हो, लेकिन पाकिस्तान में पूरा वो एक ही होगा। हर कंट्री टू कंट्री तकरीबन सेम होता है, मोर लेस, ठीक है ना, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई बहुत से चीजें हो सकता है कि जो पंजाब के लोगों को ज्यादा पसंद हो, सिंध के लोगों को कम पसंद, तो वो प्रोडक्ट को आगे थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो उनकी है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। जो उनकी रेसिपी है, जो उनका जो है वो आउटलुक है, या उनकी जो जो प्रेजेंट करने का तरीका है, उसमें चेंज नहीं करते हो, ठीक है। पूरी वो प्रोसीजर वो सारा उनका फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपके पास ये फ्रेंचाइज ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो भी जितने आप वो सेल करेंगे, उसका पर यूनिट के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है? आपको जो फ्रेंचाइज, अच्छा, एक होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी, और ये प्रोसेस फ्रेंचाइज कहलाता है। फ्रेंचाइजर कौन होता है? जो कि लाइसेंस देता है। जैसे अगर कोई, अगर आपने जो है वो अगर कोई पिज्जा हट अगर खोला है और आपने अगर लाइसेंस लिया हुआ है या फ्रेंचाइज ली हुई है पिज्जा हट से, तो पिज्जा हट को आपको सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? आपका फायदा ये होगा, भाई चलें, एक वेल नोन ब्रांड है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू कैन स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। इट इज वेल नोन ब्रांड, इसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी भी हो रही है, बेसिकली आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। आपके बहुत सारे बेनिफिट फ्रेंचाइज, आप जो फ्रेंचाइज लेता है वो कहलाता है फ्रेंचाइजी, ठीक है ना। FRANCHISEE होता है, ठीक है। और जो 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 ओरिजिनल जो कंपनी है, जो जैसे पिज्जा हट की मिसाल दी मैं, तो जो पिज्जा हट वाले जो वो कौन है? फ्रेंचाइजर है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे कि ये जो DHL है, DHL भी जो है ना, ये पता नहीं जर्मनी का है कहाँ का है, तो ये जो है ये जो हॉलैंड का गालिबन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो है ना, ये जो आपको, अगर आपने इसके नाम से, DHL के नाम से अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको उनके फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आप हैरान होंगे कि वो इस हद तक कहते हैं कि आउटलुक, आपने देखो DHL के तमाम, सबको पता है DHL होता क्या है? ये जो कोरियर सर्विस है, ये हर जगह, जी सर। ओके, इनकी हर जगह आपको आउटलुक बिल्कुल, जो शॉप्स है इनकी, जो ऑफिस है, बिल्कुल सेम नजर आते हैं सब, बिल्कुल आपको एक नजर आता है। इवन के आप हैरान होंगे, हमारे जानने वाले ने जो है ना फ्रेंचाइज दी थी इसकी, DHL की, तो वो इन्होंने कहा था कि आप किसी खास जगह से आप जो के लाके ना टाइल्स, जो और खास साइज के, खास कलर के, मतलब दैट मच, मतलब माइक्रो लेवल पे जाके जो है ना वो उनकी वो स्पेसिफिकेशन को फॉलो करनी पड़ती है। और बहुत महंगे वाले टाइल थे वो, उसके साथ मिलती तो नहीं, बल्कि इसी खास जगह से आपको लेना है, और वो खास साइज का होगा, खास कलर का होगा, वो आप लगाएंगे वहाँ पे। इसीलिए आपको किसी भी आप आउटलेट पे जाएं, आप नोटिस करिएगा, तो जो टाइल भी सब तमाम सब जगह सेम होंगे, उनके जो कलर होगा, जो आपके जो डेस्क का कलर है, जो उसका कलर है, एवरीथिंग वुड बी सेम, ताकि आप जिस आउटलेट पे भी आप जाएं, तो आपको सेम आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्रेंचाइज बेसिकली आपके ये दो फर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक फ्रेंचाइजर होता है जो कि लाइसेंस देता है, एक फ्रेंचाइजी होती है जो कि लाइसेंस लेते हैं और उसके नाम से। और अच्छा, दोनों के बेनिफिट होते हैं, ठीक है।
फ्रेंचाइजों का अलग बेनिफिट और फ्रेंचाइजी को अलग बेनिफिट है। ये सारे जो है ना, आप बेनिफिट दोनों पर देखेंगे लिखा है, बेनिफिट टू ऑफ ओपनिंग अ फ्रेंचाइज बिजनेस, यानी कि जो फ्रेंचाइज, अगर आपने फ्रेंचाइज लिया है तो आपके क्या आपको बेनिफिट होगा, लेकिन साथ साथ आपके लिमिटेशन क्या होंगे, ठीक है, कि लेकिन आप बिजनेस करने के लिए कोई आपको लिमिटेशन लाजमी होगी। इसी तरह अगर आप ज्वाइंट वेंचर आ गया तो मतलब मुझे दूसरी बुक से देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब फ्रेंचाइजी की बेनिफिट नहीं दी है उन्होंने, फ्रेंचाइज दिया हुआ, लिमिटेड चीज दी हुई है। इनमें दी हुई क्या, बेनिफिट ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस, ठीक है। तो वो अगर बिना बिना पे लिमिटेशन, लेकिन अगर जो फ्रेंचाइजर को बेनिफिट है वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ठीक है। अगर हम किसी देखेंगे किसी जगह, अगर किसी पास पेपर में ये इंडोर्स हुई है ना बुक, ये हो सकता है उसमें ये सिलेबस के साथ पार्ट ना हो, लेकिन अगर होता है, अगर किसी पेपर में आता है, जब हम पास पेपर करेंगे तो फिर मैं आपको अलग से भी दे दूंगा कि जो फ्रेंचाइजर उसको भी बेनिफिट होते हैं, खाली फ्रेंचाइजी को नहीं होते। उससे क्या बेनिफिट हम चलो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, होल्डिंग, अब ये अभी एक और चीज आ गई, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर किसी को पता है? एनी आइडिया ज्वाइंट वेंचर का? नो सर। अच्छा, those तो ये बिजनेसेस होता है जो कि बाहर से करते हैं, काफी सारे, पता नहीं। अच्छा, देखिए जॉइंट वेंचर बेसिकली सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन टेम्परेरी पार्टनरशिप है। जॉइंट वेंचर का बेसिकली देखेंगे कहाँ पर होता है, बेसिकली यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस आप आपको कर रहे हैं, किसी कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, ठीक है। तो अगर आपको किसी और, अगर आप अकेला वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आप क्या करते हैं, किसी और को मिला लेते हैं साथ। छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर एक जो ना कुछ एक सपोज करें कि एक है, एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एसी लगाने का, ठीक है, घरों के अंदर। और वो घर तकरीबन जैसे समझ लें कि या तो बहुत बड़ा घर है वो, यानी कि वो 6,000 गज का 5,000 गज का मकान आ गया है, उसमें तकरीबन एसी जो है ना 25 एसी लगाने हैं, ठीक है, और आपको एक महीने के अंदर अंदर सारा करना है। तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आप सोचें कि या तो कुछ और, वो बहुत ही किसी ने बहुत ही पुराना सा मकान लिया हुआ था, ठीक है। पुराना सा मकान लेने का मतलब ये हुआ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपको इसमें जो है ना 20 एसी लगाना है उस घर के अंदर। अभी मैं सिर्फ घर की मिसाल दे रहा हूँ, इसको और ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं हम। तो अगर 20 एसी लगाने हैं तो आपने कहा कि यार एसी तो लगा, मैं फटाफट एसी लेके तो लगा दूं, लेकिन मैं तो खाली एसी सेल करता हूँ, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए आपने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आप कहते हैं यार इंस्टॉलेशन के साथ साथ जो है ना कोई वायरिंग भी आपको सब आगे देखनी पड़ेगी सारी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, दो लोगों को या एक लोग किसी और से बंदे को कॉन्टेक्ट कर लिया, मतलब वाले यार देखो सारा काम मैं कर तो लूंगा, मैं तो सारा काम, मेरी कंपनी भी सारा करती है, एक दो एसी के लिए तो कर लेती है वो, कि भाई उन्होंने इंस्टॉलेशन भी कर दी, फिक्स करके दे दिया। लेकिन ये 20 एसी हैं और मुझे जल्द सेल करके देना है और अच्छी क्वालिटी के भी करके देना है, तो आपने क्या, किसी को से कॉन्टेक्ट कर लिया, कह रहा भाई मेरे भाई प्रोजेक्ट मिला है, तकरीबन जो है ना वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें जो है ना वो तकरीबन जो इसमें इसमें जो है, मैं तो एसी बेचता हूँ, एसी के छोटा मोटा मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वो 20 एसी के जो है ना प्रॉपर इंस्टॉलेशन चाहिए, जो कि उसमें जो है इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो, ताकि वो 20 के 20 जो है ना अच्छी तरीके से फिक्स कर दें, जो आउटडोर भी लगाना हो उसमें, और सारा पाइपिंग करनी है, इंस्टॉलेशन पूरी करनी है, इसके लिए मुझे जो है ना कोई चाहिए। तो अब एक बंदा आपसे मिलता है, वो कहता है ठीक है जी, हम हमारा तो जो काम इंस्टॉलेशन का इसका ही है, इसका हम काम करते हैं। तो आपने उससे कॉन्टेक्ट कर लिया, हो सकता है वो आपका जो है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हो सकता है जो है ना वो 20 लाख का जो उसका आपका जो उसके पास हो, ठीक है। तो हो सकता है 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट उसका हो, तो आपने दोनों मिलके क्या किया, जॉइंट वेंचर कर लिया। जॉइंट वेंचर का मतलब आप जिस जितना भी वो सारा का सारा लेकिन आप दोनों मिलकर ना जो फाइनल जिसका काम है उसको नहीं पता, ये आप दोनों के दरमियान में है, यानी कि जो आप जो एसी लगाने वाले हैं और एसी के जो है ना जो उसके जो फिक्स करने वाले हैं, उन दोनों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और मेन कॉन्ट्रैक्टर आप खुद हैं, आप ऑनर से डील करेंगे, ठीक है। और जो पार्टनरशिप आप दोनों की सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप होगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने दोनों काम कर लिया, उसके बाद जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, 20 के 20 एसी लग गए, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, यानी कि अब आप फर्दर पार्टनरशिप, वरना पार्टनरशिप में तो ये होता है भाई, वो चलता रहेगा जब तक आपस में मसला ना हो। लेकिन ये जॉइंट वेंचर का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने आपने पार्टनरशिप की और वो काम किया, उसके बाद फिर वो खत्म। लेकिन
इनकेस अगर आपके जो ना आपने देखा कि यार ये तो हमारा अच्छा है, अगर और कोई भी अगर फर्दर हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, हम दोबारा जॉइंट वेंचर कर लेंगे। ठीक है, आपने फिर कोई और प्रोजेक्ट मिला, फिर आपने उनसे बात की, फिर आपने दोनों ने कोई मिल के किया, और आपके रिलेशन बहुत अच्छे थे, और आपने अच्छा कोई किसी किस्म का मिसहैप नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हो सकता है इसी तरह जॉइंट वेंचर आप करते रहें। और हो सकता है फ्यूचर में जाके आप जो है ना वो एक ही मिलके दोनों को पार्टनरशिप कर लें, एक फर्म हो जाए, मतलब यार हम मिलके ही काम करते हैं हमेशा, अगर इतना अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस अगर इस प्रोजेक्ट के बाद आपको पता चला कि यार ये मसले मसाइल आते हैं, इनकी ये सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम उनसे कॉन्टेक्ट करके शॉर्ट से कर लेंगे। क्लियर हो? तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका, और क्योंकि अच्छा इसके सबके जो है ना वो आपको वो मिलेंगे, तो जॉइंट वेंचर बेसिकली आर कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ न्यू बिजनेस वेंचर और शेयर, ये सबके ये बेनिफिट है सारे, कि भाई अगर न्यू अगर कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो वो जो आपको रिस्क वो जो है वो कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है आपके, जो है ना वो लॉसेस जो है ना डिवाइड होते हैं, शेयर डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे एडवांटेज पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं ये पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, ये आप पढ़ लिया, उसमें जो याद रखिएगा, इसको पढ़ना जरूरी, ये नहीं कि मतलब सर ने नहीं पढ़ा हम भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है, और उसमें जो प्रॉब्लम है फिर आपको पूछनी है मुझसे। ठीक है, अच्छा होल्डिंग कंपनीज क्या होती है? होल्डिंग कंपनी बेसिकली जो है ना कुछ कंपनीज होती है, उनका काम सिर्फ जो वो होता है कि वो छोटी छोटी कंपनी को फॉर्म कर लेती है। होल्डिंग कंपनीज आर नॉट अ डिफरेंट लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर इन इंक्रीजिंग कॉमन वे ऑफ बिजनेस टू बी होल्ड। ये क्या होता है होल्डिंग, मतलब आप छोटी छोटी फर्म को परचेज करना शुरू कर देते हैं आप, तो आपकी होल्डिंग कंपनी होती है, और आप जब मैनेजमेंट उनके अपने पास ले लेते हैं, यानी कि कर ले, वो कंपनी वहीं की वहीं चल रही है, लेकिन आपने क्या किया, उसको ओन कर ली, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग आपके पास है, तो आप ओन हो गए। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स एंड कंट्रोल अ नंबर ऑफ सेपरेट बिजनेस बट डज नॉट यूनाइट देम इनटू वन यूनिफाइड कंपनी। मतलब क्या हुआ, एक फर्म है, वो छोटी छोटी फर्म को इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, लेकिन सारे कंट्रोल आपने कर लिया, लेकिन आपने मिलके एक कंपनी नहीं बनाई। आप ये बात को, ये बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? यानी कि आपने जो होल्डिंग कंपनी मतलब जो कि ओनर कंपनी है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर जी सर। कंफ्यूजन है। कंफ्यूज होनी है। अच्छा देखें, अगर मिसाल के तौर पर एक आपके पास जो है ना वो आपकी कंपनी है जो कि जो है ना वो गाड़ियां बनाती है। ठीक है, तो आपने जो है ना कोई एक छोटी सी कंपनी, उसके आपने 51% शेयर आपने परचेज कर लिया, लेकिन आप दोनों को कंबाइन नहीं किया कि बस मैनेजमेंट सब, वो उसकी मैनेजमेंट वैसे ही रही, लेकिन उसको अलग कंपनी बनाई आपने, ये आपने अपने अलग कंपनी में, लेकिन इस कंपनी के सारे शेयर जो है ना वो शेयर आपके पास हैं, वो कंपनी वैसे चल रही है, अलग उसको अलग चला रही, इसको अलग चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन होल्ड सारा आपका है, यानी कि अगर आप मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग आपके पास है, तो आप ऑनर हैं और कंट्रोल आप कर रहे हैं। लेकिन होता जनरली क्या होता है, देखें अगर आपके पास दो बिजनेस आपके पास, आप डायरेक्ट कंबाइन कर लेते हैं, इनके वर्कर वहां जा रहे हैं, उनके वर्कर यहाँ जा रहे हैं, इनकी पेमेंट वहां, उनकी पेमेंट वहां, दोनों का आपने कंबाइन कर लिया, बड़ा बिजनेस हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है। होल्डिंग कंपनी का मतलब है एक बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनी को परचेज करके और उसको इंडिपेंडेंटली, कंट्रोल तो आपके पास है, लेकिन दोनों का मर्ज नहीं करा। वेरी सिंपल, ये सारा पॉइंट है। ठीक है ना, आपने यूनिफाइड की कंपनी को सब मिलकर एक कंपनी नहीं बनाई, ये जैसे यूनिफाइड कंपनी नहीं है। ठीक है, यूनिफाइड कंपनी नहीं है, डज नॉट यूनिफाइड। ये बात समझ में आई? अभी भी कंफ्यूजन है? दोबारा बता दूं? जी सर। दोबारा बात, ये क्लियर हो गई? करना दोबारा बता दूं? जॉइंट वेंचर्स का सर। जॉइंट वेंचर बता दूं? जी। ज्वाइंट वेंचर बेसिकली ये होता है कि आपके पास किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने क्या किया कि उससे ज्वाइन कर लिया, लेकिन जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म होगा आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सिंपल। कोई भी अगर आपको काम करना है, कोई आपको बड़ा काम मिला है, तो आपको वो, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैंने जो है ना एक जमाने में जो है ना वो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में भी किया था। ठीक है, तो उसमें जब मैंने प्रोजेक्ट में काम किया था, हमने, हमारी कंपनी थी, हमारी कंपनी ने क्या किया था कि बल्कि एक बड़ी कंपनी, जर्मन कंपनी थी, ये पसनी के अंदर एक जगह है, पसनी के शायद नाम सुना, बल्किस्तान के अंदर। वहां पे क्या था, उनको सब प्रोजेक्ट मिला था पूरा, सारे हार्बर बनाने का, लेकिन वो कंपनी जो एक्सपर्ट थी किसके अंदर, जो जो वो एक्सकेवेशन के, जो हार्बर हार्बर समझते, जो जिसमें जहाज आके प्रॉपर तरीके से रख सके और सब सारा सी ट्रांसपोर्ट हो सके,
तो फिर उसके लिए सबको जो है ना वो करते हैं, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज जो है ना वो जो बिल्डिंग बनाने में या रोड बनाने में नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो जो हमारी कंपनी थी उस कंपनी से उन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ था। जॉइंट वेंचर क्या था, क्या मतलब उन्होंने क्या, उनको पूरा प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में जो है ना वो रोड बनाना और जो जो डिफरेंट बिल्डिंग थी, जैसे फिश मार्केट बनाना, डिफरेंट ऑफिसेज बनाना, पावर हाउस बनाना, छोटी छोटी बिल्डिंगें बनानी थी, तो वो भी इनके पास था, लेकिन डायरेक्ट इनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, हमारी कंपनी के, और हमारी जो कंपनी थी वो एक्सपर्टीज के अंदर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, और वो जो कंपनी थी जर्मन कंपनी, वो तो एक्सपर्ट थी किसके अंदर, वो जो हार्बर बनाने में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो जाहिर है वो तो नहीं कर, अब चाहते तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को अपनी जगह रखा और हमसे कांटेक्ट कर लिया। तो ज्वाइंट वेंचर हमने टेम्परेरीली हमने, और हमारा काम क्या था कि रोड के ऊपर जो है ना वो सारे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये हमारा काम था, लेकिन जो सारा समंदर के अंदर जो सारा जो काम करना था वो जर्मन कंपनी का था। लेकिन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो जो आपका ये हमारे रोड और कस्टम कम हो गई, तो हमारा और उनका जो है ना एग्रीमेंट जो है वो, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, अगर फ्यूचर में अगर उनके पास दोबारा कोई प्रोजेक्ट मिलता है उनको, हार्बर को साथ में बिल्डिंग का कोई अगर कंस्ट्रक्शन का मिलता है, तो हमारे साथ वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट इज नॉट नेसेसरी। समझ में आई आपके बात? Yes, sir. तो ये बेसिकली ज्वाइन में जो समझ लें कि सिंपल टेम्पररी पार्टनरशिप, इसको इस तरह समझ लें। अच्छा, चलिए, अच्छा ये होल्डिंग कंपनी क्लियर हो गई। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, एक वो जो एक साथ कंबाइन नहीं कर रही, लेकिन छोटी छोटी कंपनी को या वो बाय करते रहती है। ठीक है, अच्छा पब्लिक सेक्टर, अब ये देखेंगे आपकी जो जो जरिया आपने जो पूछा था ना, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन बेसिकली देखेंगे आपकी, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन था ना पहले के जमाने में गवर्नमेंट के, उसमें अभी भी यही है। तो कॉर्पोरेशन बेसिकली पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है, यानी कि ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट। तो जो भी वो जो बिजनेस कंट्रोल होंगे वो पब्लिक कॉर्पोरेशन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एंड दे आर, इसको आप रीड कर लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसानी चीज है। यानी कि जो भी आपके बिजनेस जो कंट्रोल होंगे गवर्नमेंट के उसमें, वो कहलाएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है भाई, दरिया क्लियर है ना? ठीक है सर। ठीक है, ये आपके पास चले, और फिर इसको रीड कर लीजिएगा, प्रॉब्लम तो पूछ लीजिएगा। अ बिजनेस एंटरप्राइज ओन एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, ऑल्सो नोन एज नेशनलाइज इंडस्ट्री। अच्छा, लेकिन नेशनलाइज इंडस्ट्री जो है ना बेसिकली होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हो और गवर्नमेंट को लिए नेशनलाइजेशन के लिए आता है। ठीक है, नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो वर्ड यूज होता है बेसिकली, अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज है और आप परचेज, अगर आप उसको परचेज कर लें तो वो होता है। तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है ना, इट इज नॉट नेसेसरीली नेशनलाइज इंडस्ट्री। नेशनलाइज का मतलब होता है कि प्राइवेटली थी और आपने गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली, लेकिन जो ऑलरेडी कंट्रोल में शुरू से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो भी नेशनलाइज पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन तो मुझे प्लीज बोल दीजिएगा। अच्छा, इन सब के एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, किसके, हम किसके पढ़ रहे हैं रंजित सर? ये कॉर्पोरेशन के। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचा, आई थिंक इज डन। ठीक है, चैप्टर 2 हमने पूरा कर लिया हमने Sir, इसमें। जी प्लीज। sir, ये जो cooperatives होता है ना, ये कैसे डिफरेंट मतलब नॉर्मल बिजनेसेस जो कि प्राइवेट होता है पब्लिक सेक्टर में सर? बस सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि इनके अंदर जो है ना ये इनका प्रॉफिट शेयर सेम होता है, और जो वोटिंग है इनका जो है ना वो लेकिन जो अगर आप सोल्डर ऑफ द एक ही है ना, अगर आपके पास जो है पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में जो है ना प्रॉफिट लॉस शेयरिंग जो बहुत वेरी कर सकते हैं। कुछ भी जो जितना ज्यादा पैसा लगेगा आपस में पार्टनर दे कैन डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, लेकिन जो कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव में तो कभी भी जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो उसमें वेरी नहीं करता, सेम होता है जो कंडीशन है इनकी। और इसके लिए भी कुछ इसके की भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान में कोऑपरेटिव का आपने बहुत ही कम तकरीबन ना हो, और मैंने तो नहीं सुना भाई कोऑपरेटिव जो है, या हो सकता कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, होती है, लेकिन वो हमें इतना इसकी नो हो हमारे पास, हमारे पाकिस्तान में इतनी है नहीं। लेकिन जो दूसरे मुल्क में ये बड़ी कॉमन है, एग्रीकल्चर ने कॉमन कर लिया, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आपस में ये ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, अगर पार्टनरशिप आप करेंगे तो पार्टनरशिप में जितना ज्यादा पैसा लगा है
तो उतना ज्यादा शेयर आपके पास है, उतना कंट्रोल आपके पास, उतना डिसीजन आपके पास है। लेकिन जो कोऑपरेटिव होती है उसमें पहले से आपको बताया भाई अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो फिर आपके पास जो है ना प्रॉफिट आपको जो है ना वो सबको सेम मिलेगा, कि आपको पैसा ज्यादा हो या कम हो। और एक बंदे का जब ज्यादा पैसा है या कम है, आपके वोटिंग राइट जो है वो एक ही है, एक बंदे का एक वोट है। ठीक है, तो ये काफी डिफरेंट है उसके मुकाबले में। किसके मुकाबले में? या कोई दूसरे बिजनेस के मुकाबले। ये आपको समझ में डिफरेंट आया नहीं आया? जी सर, लेकिन सर जी जी। जो कॉर्पोरेट्स है वो मतलब सपोर्ट कैसे करता बिजनेस को? नहीं नहीं, देखें इसको इस तरह समझें कि आपको देखें, अगर आपके पास, अगर आप कहाँ पे रहती, फ्लैट में रहती हैं, मकान है आपका? घर मतलब फ्लैट नहीं है। फ्लैट नहीं है ना, तो आपके आपके जो जिस घर है आपका, घर के अंदर जो है ना वो 6 मकान आमने सामने होंगे या नहीं होंगे? या 8 या 10 या जितने भी होंगे, एटलीस्ट चलो 6 मकान समझ लें। आप जिस गली में आप रहती हैं उस गली के अंदर 6 मकान ऐसे लाइन पे, सामने वाली गली में 6 लाइन होंगे। ठीक है, अच्छा, इसको कॉपरेटिव को समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं कि ये 12 मकान है, हम 12 को लोगों को जो है ना वो हर दफा ग्रोसरी अलग अलग लानी पड़ती है। आपने बोला आप ऐसा करें, कॉपरेट करेंगे आपस में और हम सब मिलके एक साथ लेकर आएंगे। ठीक है, और आपने क्या किया, लेकिन मुश्किल होता है ना ये, तो आपने सबने मिलकर 6 के 6 12 लोगों ने हमने गैदर किया, हमने बोला यार हम आपस में जो जो सिक्योरिटी है, अब हर बंदे ने सिक्योरिटी अलग अलग रखी हुई है, हर एक ने अपना घर पे गार्ड बिठाया हुआ। ठीक है ना, और हर एक को जो है ना 15-20 हजार रुपए दे रहा है। आपने ये कहा कि भाई हम जो 12 लोग हैं, 12 घर हैं, हम सब मिलके अलग अलग गार्ड रखे हुए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि यार 2 रख लेते हैं और हर को 2-2 हजार रुपए दे दें। यानी कि 12 घर अगर हैं तो 12 घर में 2 हजार का मतलब कितना हुआ कि 24 हजार रुपए आपके आ गए। और 2 गार्ड आपने रखे, 3 हजार रुपए लगा लें चले, तो क्या हुआ ना, 12 थे 36,000, 18,000 का आप 2 गार्ड रख लिए। अब पहले आप एक बंदा 12-12 हजार रुपए दे रहा था, अब सिर्फ 3 हजार में पूरी गली प्रोटेक्टेड हो गई। ठीक है, इसी तरह जैसा कि आपने बोला कि नहीं ऐसा करते हैं कि कोऑपरेटिव आपकी बन गई है, तो आपने क्या किया, ऐसा करते हैं हम तो हर ग्रोसरी हर बंदा अलग अलग लेकर, हर कोई की अलग गाड़ी जा रही है, अलग सामान लेकर आ रहा है और हर एक की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अब आपने डिसाइड किया कि ऐसा करें, हम मिलके हम जाएंगे और एक जो है ना वो एक जगह एक बंदा होगा जो कि उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अपने वाले एक को बना देगी, ये कैशियर है, पैसे जमा करेगा यहाँ पे। एक बंदा जो कि यार किसी ने बोला मेरे पास टाइम होता है, एक बंदा, कुछ लोग मसरूफ है कुछ मसरूफ नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं जो ना, मैं जो ना वही कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छी कर लेता हूँ, हिसाब किताब मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेरे पास जो है ना सामान लाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे पास सामान लाने के टाइम में कैलकुलेशन में अच्छा नहीं है। अब जिस 12 के 12 लोगों ने कॉपरेट कर लिया, अब क्या हुआ कि सबने पैसे जमा किया। हर बंदे की मिसाल के तौर पर जो है ना 1 लाख रुपए की जो है ना ग्रोसरी आ रही थी, 50 हजार ही कर ले चले। ठीक है, 50 हजार ग्रोसरी हर बंदे के घर से आ रही थी। अब उन्होंने क्या किया कि हम ऐसा करते हैं, हम लोग सारे सारे शेयर करते हैं 30-30 हजार रुपए और बल्क में लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको वेजिटेबल लेना, आप मंडी से लेकर आ गए। अब 12 लोगों के लिए अगर आप पूरी पूरी बोरियां लेकर आएंगे आटे की, और क्या कहते हैं कह रहा हूँ वो प्याज की, और क्या नाम है आलू की, या और वेजिटेबल्स की जितनी जो चाहिए होते हैं आपको, एक साथ लिया तो जाहिर डेफिनेट बहुत ज्यादा सस्ता होता है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि जो आपके पास ये मूली और ये जो गाजर आपको जो है ना वो 50-60 में मिल रही होती है, वहाँ 20 और रुपए और 25 रुपए मिलती है। अभी मैं हैरान हुआ, किसी ने मुझे बताया कि भाई 6 रुपए किलो, जब ये 40 रुपए किलो प्याज थी, 6 रुपए किलो पर केजी मिली है बोरी के हिसाब से लें। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपने जब एक एक साथ बार में बार्गेनिंग कर ली, तो आपने किसी ने जैसे घी लिया, आपने डायरेक्ट फैक्ट्री से ले लिया। 24 जो 12 घरों के लिए अच्छे खासी कम पैसे मिल गया, ज्यादा क्वांटिटी मिल गया। आपको पता है ना, ये तो ज्यादा लेंगे जाहिर है क्वांटिटी में कम मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि सबको बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, अब और स्टेप आप बढ़ गए, हमें इसको हमने कहा कि यार तो ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो आपके जो 50,000 खर्चा मंथली खर्चा था वो कम होकर सिर्फ 30,000 पे आ गया। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने आपने कुछ और परचेज नहीं करी, फिर हुआ क्या, कुछ बचना शुरू हो गया। तो फिर आपने फिर बराबर वालों ने, तो जो आपके बराबर गली वाले थे उन्होंने इनके साथ जो है, उसमें भी 12 घर हैं, लेकिन वो आपस में कॉपरेट नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा, एक दो बंदे थे वो कह रहे हमसे खरीद लेते। अब हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा था हमारे पास बचा हुआ था, हमने कोई जगह से बना ली, हमने उसको जो जो 12 लोग हमारे जो कोऑपरेटिव कर रहे हैं उसके अलावा आउटसाइड उनको हमने सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन जाहिर है मार्केट हम फिर भी सस्ता दे रहे हैं। अगर मार्केट में प्याज मिल रही है 40 रुपए किलो, और हम तो 20 रुपए किलो लेके आ रहे थे, हमने 25 या 30 रुपए देने के लोगों ने हमसे खरीदना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, इससे जो इसका जो प्रॉफिट हुआ
जाहिर कुछ प्रॉफिट होगा ना, ये प्रॉफिट हम 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी तो ये बेसिकली हाउस कोऑपरेटिव। इसी तरह आपने सुना होगा ये पीसीएच क्या है, ये पीसीएच में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ये, ठीक है ना। ये सिर्फ पाकिस्तान एम्प्लॉइज, जो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज थे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनके सारे कोऑपरेटिव, उन्होंने आपस में सारा मिलके जो सब कुछ किया होता है। तो ये और जो सारी ये सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इन्होंने आपस में तमाम जो एम्प्लॉइज थे उन सब ने मिलकर पूरे को डेवलप भी किया था, सबके सक्सेस फायदा सबको हो रहा था। तो बेसिकली कोऑपरेटिव जो बिजनेस होते हैं वो इनके आपस में तमाम जो, अगर वर्कर्स मिलके सारा काम कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए तो वर्कर कोऑपरेटिव हो गई, अगर रिटेलर हैं तो टेलर कोऑपरेटिव हो गई। अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये ना हाउसिंग वाले लोग हैं, मिसाल एक पर्टिकुलर हाउसिंग प्लॉट बन रहे हैं, 50 प्लॉट है, सबने बोले आपस में ऐसा करते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं और फिर हम आपस में मिलकर बेनिफिट सबके होंगे। इसी तरह आपके फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट के अंदर एसोसिएशन होती है ना, बेसिकली सॉर्ट ऑफ, वो भी आप समझ लें वो क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहे होते वो आपस में, वो सिर्फ जैसे यूनियन के पैसे दे दिए उन्होंने या उन्हें सफाई के पैसे दे दिए, आपस में कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहे होते इसलिए वो कोऑपरेटिव बिजनेस नहीं कहलाते। लेकिन अगर हम मिलके और कोई बिजनेस करो, कोई बेनिफिट हो उसको और सबको मतलब ये कि वो प्रॉफिट हो डिस्ट्रीब्यूट जो है ना, वो अगर पार्टनरशिप होगी तो उसमें जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉफिट, but in case of cooperative it has to be, profit has to be distributed equally, ठीक है। एंड वन पर्सन वन वोट, ये वोट का इसलिए जरूरी बात इसलिए करनी जरूरी होती है कि मिसाल के तौर पर कैशियर किसी को बनाना है, किसी को बनाना है, तमाम जो है ना वो वोटिंग के थ्रू ही इलेक्शन होता है। कोई बंदा नहीं मैं तो हटूंगा ही नहीं, मतलब ऐसे काम को ऐसा नहीं होता। तो जो जो हर बंदे का एक वोट होता है और हर बंदे की अपनी से होती है। ठीक, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? सर अच्छा, फर्दर इसको आप रीड कर लीजिएगा, समझ में फिर भी ना आए तो मैं आपको कोई दूसरा रिसोर्स दे दूंगा, एक दूसरी बुक दे दूंगा, दूसरा आपको मटेरियल दे दूंगा जाकर पढ़ने के लिए, अगर क्लियर ना हो आपको। अगर समझ में आए तो ठीक है, फाइन, ठीक है। चले, मेरा खाली हमारे पास जो है ना ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, मैं 1 मिनट के बाद दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। जी सर। चलो।